हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी की जो अपनी 12th क्लास की बुक है उसके एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। इससे पहले आपको ध्यान होगा इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और कौन कौन से पढ़े थे। एक बिल्कुल शॉर्ट में अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने वन वन फंक्शन, है ना। सेकंड पढ़ा था हमने मैनी वन फंक्शन। थर्ड हमने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन, है ना। और फोर्थ नंबर पर पढ़ा था हमने इनटू फंक्शन। ये चार फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया था। वहाँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था सबके लिए कि कुछ बच्चे हैं क्लास में और कुछ चेयर्स हैं। चेयर्स ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम, है ना। और बच्चे उन चेयर्स पर बैठते हैं, बैठने के तरीके बताए थे। खैर वो सारी चीज़ें आपको ध्यान होंगी, नहीं तो एक बार फिर आप उस वीडियो को वापस से देखें, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन की बात। तो क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन के लिए जब हम क्वेश्चन प्रूफ करेंगे या सॉल्व करेंगे तो हम दो चीज़ें बेसिकली प्रूफ करते हैं। एक तो वन वन प्रूफ करेंगे और दूसरा हम ऑन टू प्रूफ करते हैं। एक वर्किंग मेथड अगर हम देखना चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है हमें इस वर्किंग मेथड से कि मतलब हाउ कैन वी प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज वन वन और मैनी वन और ऑन टू और इन टू। कैसे अपन प्रूफ करेंगे कि वो फंक्शन क्या है? तो देखिए ध्यान दीजिए कि जैसे किसी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है, वर्किंग मेथड टू प्रूव वन वन फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं? तो अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमें दे रखा है f सच दैट a टू b, ये दे रखा है और इसको हमें वन वन प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से, ये आपको पता है कि ये वाला जो सेट होता है वो डोमेन होता है ना। और ये जो होता है वो कोडोमेन होता है। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले हम डोमेन में से दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो टेक टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन ए, एलिमेंट्स x1 एंड x2। फ्रॉम डोमेन ए, ठीक है। ये लेंगे, ये फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हमें पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। ये हम रखेंगे, फंक्शन दे रखा होगा उसमें से हम x की जगह x1 रखेंगे और x की जगह x2 रखेंगे। तो हमें fx1 इज इक्वल टू fx1 एंड fx2 की वैल्यू निकाले मिल जाएगी। उसके बाद उस वैल्यू को हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के इसे सॉल्व करते हैं, है ना। एंड सॉल्व इट, ठीक है। थर्ड स्टेप में, या आप सेकंड स्टेप भी कह सकते हो इसी को, ये सेकंड स्टेप का पार्ट भी है, आप थर्ड स्टेप भी कह सकते हो। इट प्रोवाइड्स, आफ्टर सॉल्विंग इट प्रोवाइड्स x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 इज इक्वल टू x2 हमें दे देता है तब वो फंक्शन, then the given function is 1 1। otherwise
अगर उसने x1 इज इक्वल टू x2 प्रोवाइड नहीं किया, x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया, तो अदरवाइज फंक्शन विल बी मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ये इसका वर्किंग रूल है, वर्किंग मेथड है, जो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो वर्किंग मेथड है, करना क्या है कि डोमेन में से दो एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं, x1 और x2। ठीक है, उसके बाद हमें fx1 इज इक्वल टू fx2 रखना है उसमें। fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने के बाद, ठीक है, हम उसे सॉल्व करेंगे इस fx1 इज इक्वल टू fx2 को, और ये हमें देगा x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये हमें x1 इज इक्वल टू x2 दे देता है तब तो ये फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज कैसा होगा, ये मैनी वन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब है वर्किंग मेथड टू प्रूव ऑन टू फंक्शन। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट कह दूं, यहां बता दूं कि एल्जेब्रिक फंक्शन को हम इस मेथड से, जैसे 1 1 अभी हमने प्रूव किया था और ऑन टू प्रूव कर रहे हैं कि कैसे प्रूव करते हैं। एल्जेब्रिक जो फंक्शन है उनको तो बहुत आसान है, लेकिन जो दूसरे टाइप के फंक्शन होंगे, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उनको अपन दूसरे तरीके से दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए वर्किंग मेथड देखते हैं कि ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। तो हाउ कैन बी प्रूव ऑन टू फंक्शन। देखिए, लेट f such that a to b be given function। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। अब पहले स्टेप में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, हम इस सेट b यानी कोडोमेन b में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y अपनी तरफ से सपोज करेंगे। ठीक है, तो लेट या टेक an arbitrary element y from कोडोमेन b। ठीक है, हम कोडोमेन b में से फ्रॉम नहीं, इन कोडोमेन b, इन कोडोमेन b। ठीक है, सेकंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि आपने जो y एलिमेंट सपोज किया है कोडोमेन b में से, अब हम इससे क्या करेंगे, पुट fx इज इक्वल टू y। हम fx इज इक्वल टू y रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। fx जो फंक्शन दे रखा होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x को हम y की टर्म में चेंज करेंगे, है ना। थर्ड स्टेप है, सॉल्व द इक्वेशन fx इज इक्वल टू y, है ना, एंड चेंज फॉर x एंड ऑब्टेन x in the terms of y। x को हम y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, अपन जो fx इज इक्वल टू y रखेंगे, ध्यान से सुनिए, fx इज इक्वल टू y रखेंगे, उसे हम x के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये हो जाएगा कि हम x को y की इन टर्म्स ऑफ y में चेंज करेंगे, राइट। फोर्थ स्टेप में क्या देखना है कि जो x को हम y की टर्म में चेंज करेंगे उसे हम सपोज कर सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू y की टर्म में आएगी, हमें यह देखना है कि y की हर वैल्यू के लिए, अच्छा y कहां से लिया है आपने, y कहां से लिया है आपने, कोडोमेन b में से, है ना, यानी y बिलोंग्स टू b। तो y की हर वैल्यू के लिए जो कोडोमेन में से ली जाएगी, कोडोमेन देखिए कुछ भी हो सकता है, ये तो a और b हमने अपनी तरफ से सपोज किया है ना। क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो उसमें से y को लेंगे,
y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, और अगर नहीं करती है तो फिर वो फंक्शन ऑन टू ना होकर के क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है ना। तो अब क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू b, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू b, the values of x, for all values of x are in domain a, या कोडोमेन और लिख लेते हैं, चलिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आर इन डोमेन ए। तो अगर x की वैल्यू डोमेन ए में एग्जिस्ट करती है तब तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मैं समझता हूं इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना, इससे आगे की जरूरत नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पहले अपन एक कोडोमेन बी में एक एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए फिर अपन एफ एक्स इजिकल टू वाई रखेंगे। इस एफ एक्स इजिकल टू वाई को जो इक्वेशन हमें मिलेगी उससे हम सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, और हम उसे एक्स को वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, हमने कर दिया। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो एक्स को अपन वाई की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो वाई की हर वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू डोमेन ए में है या नहीं है। अगर है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। राइट, नोट कीजिए। चलिए आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जो जो हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एफ सच दैट R0 टू R0 एक फंक्शन R0 से R0 पर डिफाइन है, और कैसे है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो वो कहता है कि शो दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें क्या प्रूफ करना है, 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। यानी पहली कंडीशन में हमें जो प्रूफ करना है वो 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, वेयर R0 इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन R0 इज रिप्लेस्ड बाय n विद कोडोमेन बीइंग सेम एज R0। आगे चल करके फिर ये क्वेश्चन और बन जाता है। क्या बनता है कि R0 यानी डोमेन R0 को अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो रिजल्ट वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, ये अपन को बताना है। तो ठीक है, पहले अपन इसको प्रूव करते हैं 1 1, है ना, F11 फंक्शन। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, जब हमने अभी वर्किंग मेथड पढ़ा था, वर्किंग मेथड क्या पढ़ा था 1 1 फंक्शन के लिए, कि हम डोमेन में से, देखो भाई ये जो है ना ये डोमेन है, और ये जो R0 है ये कोडोमेन है, ये चीज ध्यान रखें। ये डोमेन है और दूसरा क्या है, R0 कोडोमेन है। ठीक है ना, ये वाला डोमेन और ये कोडोमेन। सबसे पहले हम दो एलिमेंट्स डोमेन में से सेलेक्ट करेंगे। किस में सेलेक्ट करेंगे, डोमेन में से, है ना। तो देखिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R0। ये R0 कौन सा वाला है, डोमेन वाला, ध्यान रखिए। तो नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, इस fx1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे। आपके पास fx इज इक्वल टू 1/x है, हमें fx1 की वैल्यू निकालनी है।
तो इस x की जगह ये x1 रख देंगे, रखिए यहां, तो 1/x1 इज इक्वल टू, ऐसे fx2 की वैल्यू निकालिए, x की जगह x2 रखेंगे तो 1/x2, यानी 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। इसका करिए रेसिप्रोकल, तो x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R0। ये R0 कौन सा है? डोमेन, ठीक है ना, ये डोमेन है। ठीक, आप उस डेफिनेशन को भी ध्यान रखिए और वर्किंग मेथड भी ध्यान रखिए। डेफिनेशन में क्या था कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होने पर x1 इज इक्वल टू x2 है, तो वो फंक्शन कैसा होता है? 1-1 फंक्शन होता है। और वर्किंग मेथड में भी हमने यही पढ़ा था, है ना। तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर f इज 1-1 फंक्शन। अब हमें ऑन टू करना है। ऑन टू के लिए आपको क्या बताया है कि कोडोमेन R0 में से एक एलिमेंट y सेलेक्ट करेंगे, फिर हम fx इज इक्वल टू y रखेंगे। fx इज इक्वल टू y रखने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हम x को y की फॉर्म में, यानी इन टर्म्स ऑफ y चेंज करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि y की हर वैल्यू के लिए कोडोमेन, y जो कोडोमेन से लिया है, उस y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो ऑन टू फंक्शन है, नहीं करती है तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए f ऑन टू, तो सपोज करें वही लेट y बिलोंग्स टू R0 कोडोमेन, है ना। जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट की बात हुई थी y की, वो यही है ना। हैज अ प्री इमेज इन डोमेन, प्री इमेज x और लिख देते हैं यहां, इन डोमेन R0 सच दैट, किस तरीके से है भैया? देखिए, सच दैट fx इज इक्वल टू y, यही लिखा था। देखिए डेफिनेशन ध्यान रखिए, उस डेफिनेशन में यही था, है ना, कि fx इज इक्वल टू y। fx की वैल्यू हम यहां से रखेंगे, कितनी है? 1/x। सॉल्व फॉर x एंड ऑब्टेन x इन द टर्म्स ऑफ y। तो इसे उल्टा कर दीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/y। रेसिप्रोकल हो गया। ये x जो है ना y की टर्म में आ गया। अब बस यही है मेन चीज। अब आपको यह देखना है कि इस y जो कोडोमेन से आपने लिया है, किसमें से लिया है? कोडोमेन R0 में से लिया है। कोडोमेन R0 में से जो y लिया है, उस y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू इस डोमेन में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? x इन डोमेन R0, है ना। तो अब आप ये देखिए, कोई सी भी वैल्यू देख लीजिए, ये डोमेन है, कोई सी भी वैल्यू देख लीजिए आप y की। भाई जीरो तो है नहीं, क्योंकि R0 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो जीरो के अलावा आप कोई सी भी वैल्यू रखेंगे y की, 1 2 3 4 5 1/2 1/3, सारी चीजें रियल नंबर्स में आती हैं। इसका मतलब यह है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है। तो अब अपन इस लाइन को लिख लेते हैं, हेंस द प्री इमेज of every element of codomain hence the pre-image of every element of codomain R0, है ना, exists
in domain R0. Hence, given function is onto function. गिवन फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया, यानी 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। और 1 1 और ऑन टू होता है तो अपन इसको क्या कह देते हैं? बाइजेक्शन। क्या कह देते हैं इसको? कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। एक पार्ट इसका हमने प्रूफ कर दिया, 1 1 भी प्रूफ कर दिया हमने और ऑन टू भी प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं hence given function is 1 1 onto function, onto function, ठीक है। आगे वो कहता है, क्या कह रहा है कि इस डोमेन R0 को अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या ये जो रिजल्ट निकल करके आया है 1 1 और ऑन टू का, ये यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो लाइए, चलिए आइए देखते हैं। तब तक नोट कर लीजिए आप इसे। आइए सेकंड केस इसका देखते हैं। वो कह रहा है कि व्हेन डोमेन R0 इज रिप्लेस्ड बाय n, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाता है और कोडोमेन जो है वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो नया फंक्शन जो हमें मिलता है वो मिलता है f such that n to R0 fx is equal to 1 upon x। हमें इसे ये बताना है कि 1 1 onto है या नहीं है। तो चलिए, सेम वही मेथड है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले उस पार्ट में किया था, फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले f11, वही दो एलिमेंट्स लेंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू n। n क्या चीज है? ये डोमेन है। तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, सेम वही है। fx1 की वैल्यू निकालने के लिए हम x को x1 से रिप्लेस करेंगे और यहां भी रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x1। इसी तरीके से x2 रखेंगे तो 1 अपॉन, रखिए यहां x2, 1 अपॉन x2। रेसिप्रोकल x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू n। तो कैसा फंक्शन हो गया? देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, राइट। अब ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है, f ऑन टू। सेम वही सेट लैंग्वेज है। क्या है कि कोडोमेन R0 का कोई एलिमेंट है नहीं, अब तो ये वाला है। कोडोमेन R0 का एक एलिमेंट y लेंगे जिसकी प्री इमेज x होगी, वो किस में होगी? डोमेन n में होगी, है ना। तो लेट y बिलोंग्स टू n, यानी कोडोमेन, हैज अ प्री इमेज x इन डोमेन R0। डोमेन तो n है ना, सॉरी ये गलत हो गया, यहां R0 आएगा, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन तो R0 है। तो लेट y बिलोंग्स टू R0 कोडोमेन हैज ए प्री इमेज x एंड डोमेन n सच दैट, किस तरीके से है कि fx इज इक्वल टू y। सेम वही मेथड है जैसा हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। fx इज इक्वल टू y, fx की वैल्यू रखिए क्या है? 1 अपॉन x, ठीक है। अब हम x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 अपॉन y। अब आपको ये बताना है
कि y की हर वैल्यू के लिए, y कहां से लेना है आपको, कोडोमेन में से लेना है, R0 में से, y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू डोमेन n में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से बड़ी जल्दी क्लियर हो जाता है ये कि एट y इज इक्वल टू हाफ 2 रखिए, रियल नंबर है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रखिए यहां 1/2। और क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि y की हर वैल्यू के लिए, हर रियल वैल्यू के लिए x डोमेन n में यानी नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसको, इस रिजल्ट को लिख देते हैं। तो hence every element of codomain R0 ये मत लिखिए, hence the preimage of every element in codomain does not exist in domain n। कोडोमेन यहां R0 लिख दो, डज नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन n, thus f is not onto function। और अपन क्या लिख सकते हैं कि onto फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, f is an into फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, into फंक्शन हो गया। तो मतलब फंक्शन जो नया है, यानी डोमेन R0 को जब हमने n से रिप्लेस कर दिया, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया है, व्हेन डोमेन R0 इज रिप्लेस्ड बाय n, तो ये फंक्शन 1 तो है लेकिन ऑनटू नहीं है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि प्रीवियस रिजल्ट जो हमने पहले निकाला था 1 ऑनटू, प्रीवियस रिजल्ट जो है वो बदल गया। तो इससे एक कुछ अनुमान, कुछ आइडिया आपको लगा। देखिए क्या आइडिया लगा कि अगर कोई फंक्शन, जैसे यही फंक्शन है R0 टू R0 डिफाइन था और fx इज इक्वल टू 1/x था, ठीक है। पहले कंडीशन में ये 1 ऑन 2 था, लेकिन हमने इसका डोमेन चेंज किया तो इसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो गई, यानी 1 तो रहा लेकिन ये 1 मतलब ऑन 2 से किस में चला गया, ये इनटू में बदल गया। तो देखो बच्चों ध्यान रखिए कि कोई फंक्शन अगर किसी कंडीशन में, जैसे R से R में, वो अगर 1 है और ऑन 2 भी है, तो जैसे ही उसका डोमेन और कोडोमेन चेंज होता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन वही रहे, यानी फंक्शन का नेचर भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिनमें फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन चेंज होते ही उस फंक्शन का नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इस फंक्शन के लिए
इसकी इंजेक्टिविटी क्या होता है, 1 1 फंक्शन, है ना। और सर्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है ना। वो हमें चेक करना है, यानी 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो सेम वही मेथड है जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। F11 वही तरीका है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n। ये n कौन सा है, डोमेन है। ध्यान रखिए हमेशा डोमेन में से ये एलिमेंट लेते हैं। ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, रखिए इसमें x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी fx1 इज इक्वल टू fx2 है और हमने निकाल दिया x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया, है ना। f इज 1 1 फंक्शन। अच्छा, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि अभी हमने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिया। प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया है हमने कि अगर ये माइनस की वैल्यू आएगी तो और हमारा जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इसलिए हमें इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। नाउ f ऑन टू, सेम उसी तरीके से अपन सपोज करते हैं, है ना। तो लेट y बिलोंग्स टू n, यानी क्या है, कोडोमेन, हैज अ प्री इमेज x in डोमेन n सच दैट, और कैसे है, fx इज इक्वल टू y। फिर वही fx की वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू y। इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू अंडर रूट y। अब आपको ये देखना है कि हर नेचुरल नंबर, भाई जो y है वो भी कोडोमेन में से लिया है, हर नेचुरल नंबर जब इसमें रखेंगे यानी y की जगह रखेंगे और x की जो वैल्यू निकल करके आएगी, क्या वो इस नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि डोमेन n या प्री इमेज x इन डोमेन n में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखिए, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, पता लग जाती है अपन को एग्जांपल से। एट y इज इक्वल टू 2 रखिए, यहां कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और क्या ये डोमेन n में है, ध्यान रखिए ये कोडोमेन है और ये क्या है, डोमेन है। अंडर रूट 2 होता है क्या, नहीं होता। 3 रख के देखें, अंडर रूट 3। दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सर नंबर ऐसे रखते हैं जहां ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 1 नहीं रखा, 4 नहीं रखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, ये क्यों नहीं रखते। बिल्कुल सही बात है, उनको रखना नहीं चाहिए। हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि पूरे सेट में नेचुरल नंबर जो है, जो डोमेन और कोडोमेन है,
इसके हर एलिमेंट के लिए अपन चेक करते हैं, हर एलिमेंट के लिए। अब इतने बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें कहाँ तक चेक करें? तो हम जो चेक करते हैं, जो इसमें वैल्यू रखते हैं, वो अपने आइडिया से, या आप ये समझ लीजिए कि वो वैल्यू रखते हैं जहां ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी y की वो वैल्यू देंगे जहां ये फेल हो रहा हो कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर आप 1, 4, 16 यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं 1, 4, 16, 25, ये ऐसे नंबर दोगे तो वो तो हमेशा आएंगे। लेकिन 2 भी तो नेचुरल नंबर है, 3 भी तो नेचुरल नंबर है, इसके लिए भी ये एग्जिस्ट होना चाहिए। √2 नहीं है तो हमें रिजल्ट भी तुरंत प्राप्त हो गया, तुरंत मिल गया। तो ये ध्यान रखिए कि हम वैल्यू ऐसी देते हैं जिससे जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाए। n यानी डोमेन, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? हेंस द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, है ना? हेंस द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, या लिखता हूं, ऑफ कोडोमेन n does not exist in domain n, thus f is not onto और ये surjective फंक्शन। तो सीधी सी बात यह है कि f जो है, जो नेचुरल नंबर है, वो 1, 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन यानी इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है ना? तो नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन वैसा ही है, बस क्या चेंज हुआ है, इसका डोमेन और कोडोमेन चेंज हुआ है, बाकी फंक्शन वही है, fx = x²। आपको वही इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दिखाना है। हमने करीब दूसरा क्वेश्चन चल रहा है ये, और वैसे तो थर्ड क्वेश्चन है। दोनों जो क्वेश्चन किए हैं वो एल्जेब्रिक मेथड से किए हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम वैल्यू दे करके निकाल लेते हैं और वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। कैसे? आइए चेक करते हैं। f11, ठीक है, फंक्शन दे रखा है fx = x², और जो फंक्शन डिफाइन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स z to z फंक्शन डिफाइन है। अब ध्यान से देखना, एट x = -1 इंटीजर है, इसमें रखिए वैल्यू -1, 1 ये इंटीजर है, x = 1, ये भी इंटीजर है। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये फंक्शन, ये z और ये z, और भी बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं अपन, लेकिन -1, 1 और ये 1। कैसा फंक्शन हो गया? मैनी, 1, बहुत का एक से रिलेशन है, यानी बहुत से, दो बहुत ही होते हैं, ये दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, देयरफॉर f इज मैनी वन फंक्शन, मतलब f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, है ना? तो लिख सकते हैं, सिंस -1 and 1 elements of domain z have same image
इन कोडोमेन जेड। ठीक है, अब वो इंजेक्टिव की बात कर रहा है तो लिख सकते हैं अपन, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अब इंजेक्टिव नहीं है तो कैसा होगा फिर? मैनी वन फंक्शन होगा, है ना। -1 and 1 elements of domain Z have same image in कोडोमेन Z। ठीक है, अपन इसको, इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन Z have same images in कोडोमेन Z, so f is not इंजेक्टिव फंक्शन। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से भी ये एक प्रूफ करने का मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब हमें ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है, यानी सरजेक्टिव, इंजेक्टिव और 1 1 लिख देता हूं क्योंकि मैंने शायद ऊपर 1 1 लिखा है। 1 1 फंक्शन एफ सरजेक्टिव यानी ऑन टू। ठीक है, चलिए वही मेथड है कि कोडोमेन जेड में एक एलिमेंट सपोज करेंगे जिसकी प्री इमेज जेड में होगी, है ना। तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन जेड has a pre-image X in domain Z such that fx is equal to y। सेम लैंग्वेज है, इसमें ऐसा कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। fx की वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर, fx की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। कई बार से सॉल्व करते आ रहे हैं तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब प्लस माइनस इसलिए ले लिया है कि इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। चेक करते हैं, लाइए, बिलोंग्स टू जेड, मैं लिख दिया है डोमेन। चेक करते हैं तो एट y इज इक्वल टू -1 इंटीजर है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। क्या ये अंडर रूट -1 जेड में एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस वाले जो नंबर होते हैं, अंडर रूट -1 इज एन इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है ना। इसका मतलब ये हो गया कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन जेड में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब फंक्शन सरजेक्टिव नहीं है ना। तो हेंस the pre-image of every element of codomain Z does not exist in domain Z. Hence, f is not surjective। और अपन क्या कह सकते हैं? ऑन टू फंक्शन। देखिए एक दूसरे क्वेश्चन से लिंक जोड़िए, कोशिश करिए समझने की कि किस तरीके से हमें फंक्शन को
वन वन या इंजेक्टिव प्रूफ करना है, किस तरीके से हमें फंक्शन को सरजेक्टिव यानी ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। और हर क्वेश्चन को आप वन वन ही प्रूफ करिए, अगर वो वन वन होगा तो ठीक है, अदरवाइज वो मैनी वन होगा। उसके बाद ऑन टू प्रूफ करिए, अगर वो ऑन टू है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो इन टू होगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक नया क्वेश्चन, एफ सच दैट एन टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया है क्योंकि सिंपल है वो, अभी जैसे हमने सेकंड किया था ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। सेम है, जैसे इंटीजर्स का क्वेश्चन था वैसे ही सेम ये क्वेश्चन है, तो आप करने की कोशिश कीजिए, है ना। इसीलिए मैंने नया क्वेश्चन दिया है, एफ सच दैट एन टू एन, एक फंक्शन एन पर डिफाइन है और किस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एफ वन वन यानी इंजेक्टिव, मेथड वही है कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। ये n किस में से है, देखिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है n जो किस में से है, डोमेन में से है। डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, ठीक है। तो रखिए इसमें, इस फंक्शन में रखेंगे, इफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, कितना आ जाएगा, x1 क्यू इज इक्वल टू x2 क्यू। क्यूब रूट लीजिए तो x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ध्यान रखें, इवन पावर होती है ना तब ये इक्वल कभी नहीं आते। जब ऑड पावर होती है, क्यूब, फिफ्थ पावर हो, 7 हो, 9 हो, ठीक है ना, तो जब क्यूब है तो इसका अपन क्यूब रूट लेंगे तो एक जो रूट होता है वो रियल होता है, बाकी जो दो बचते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट ईयर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, है ना। तो इसीलिए एक जो वैल्यू आती है ना रियल, वो इक्वल आती है। तो फंक्शन कैसा हो गया, देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव यानी वन वन फंक्शन। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ऑन टू यानी सरजेक्टिव। सर पे चढ़ के बोले सरजेक्टिव, है ना। तो सरजेक्टिव के लिए देखिए, सबका मेथड एक ही है, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन n, है ना, हैज अ प्री इमेज in domain n such that fx is equal to y। रखिए fx की वैल्यू रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। क्यूब रूट लीजिए तो x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3। आपको ये बताना है कि ये n यानी डोमेन वाला जो n है, यानी y की हर वैल्यू के लिए, y कहां से लेना है आपको, नेचुरल नंबर में से। हर नेचुरल नंबर का क्यूब रूट x नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, therefore x is equal to 2 to the power 1/3। क्या 2 का क्यूब रूट नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा, तो फिर ये भी नहीं होगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, hence the pre-image
of every element in codomain of codomain n does not exist in domain n. Hence, F is not injective, surjective, not surjective or onto फंक्शन। मतलब यह है कि f इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव फंक्शन। हाँ जी, इसका जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस अपन कर लेते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो है f सच दैट z टू z और fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सेम इसी तरीके से है, बस अंतर यह है कि यहां नेचुरल नंबर है और यहां इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर से जब आप करेंगे तो इनका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट तो सेम ही आएगा, है ना। x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, यानी इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही आप यहां इसको सर्जेक्टिव प्रूफ करेंगे तो सेम ऐसा ही है। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन z हैज अ प्री इमेज इन डोमेन z सच दैट fx इज इक्वल टू y। ठीक, एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई टू द पावर 1/3। सब कुछ यही है, बस चेंज क्या करना है, एन को जेड से रिप्लेस करना है। अब यहां जैसे आप ये वैल्यू रखी 2 ही रखी, चलिए आपने, तो 2 टू दी 1/3, 2 की जब अपन 2 का क्यूब रूट निकालेंगे, और बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका क्यूब रूट निकालेंगे, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 9 का 10 11 12 13 14 मैनी मोर नंबर्स। तो जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट जो आएगा 2 टू द पावर 1/3 का, वो इंटीजर तो होगा नहीं, तो वो भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। डज नॉट बिलोंग्स टू एन, एन की जगह अपन को जेड लिख देना है। मींस एफ इस कंडीशन में भी सर्जेक्टिव नहीं होगा। मतलब एफ जेड टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू फंक्शन है, वो इंजेक्टिव तो होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट कीजिए। हाँ जी, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है बुक का, और वो क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स is neither 1 1 nor on 2 where x denotes the greatest integer less than or equal to x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पर्टिकुलर यानी स्पेशल जो फंक्शन होते हैं, खास तौर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है ना, सिग्नम फंक्शन है। आपको पता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अपन स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन, और इसे अपन क्या कह देते हैं, और स्टेप फंक्शन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं, स्पेशल टाइप के कौन से हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। उनमें अपन एल्जेब्रिक मेथड की बजाय बेहतर ये हो कि हम उनको वैल्यू दे करके निकालें। वो बहुत आसान होते हैं। वो कैसे होते हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी अपन करने की कोशिश करते हैं कि f11, ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है हमें, सिंस वी हैव f सच दैट r टू r और एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बिल्कुल हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो अपन वैल्यू देते हैं,
यहाँ रियल वैल्यू से, जैसे आपने x इक्वल टू 1.9 दी, ठीक है, रियल वैल्यू है 1.9 दी, तो 1.9, अब 1.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालते हैं? देखिए, वैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मेथड बता देता हूं। जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है ना, इसी से क्लियर हो जाएगा। 1.9 का यहाँ होगा। अब आपको इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है आप वहां से लेफ्ट चलिए। वहां से क्या चलना है? लेफ्ट चलना है। लेफ्ट चलने पर आपको जो पहला इंटीजर मिलेगा, पहला इंटीजर हमें कौन सा मिल रहा है? 1। तो इस 1.9 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है भैया, ये आर में है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 फिर निकालिए, 1.5। चलिए लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1.5। ये इसका सिंपल तरीका है निकालने का। आप अगर 1 देंगे तो ये तो अपने आप में इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। अगर इंटीजर है तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज देखिए जरा आप, बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज 1, 1.5, 1.9 है ना, ये 1 आ रही है। तो फंक्शन कैसा हो गया? Many elements have same image in codomain। तो कैसा हो गया फंक्शन? Therefore फंक्शन f is not 1, 1। ठीक है ना? तो देखिए, सिंस अपन रिजल्ट दूसरे तरीके से लिखते हैं इस बारे में। सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन R have same image in codomain R, hence f is not 1, 1 function। वन वन फंक्शन। अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू फंक्शन देखो ध्यान से, कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इंटीजर आ रहा है ना, तो इसकी जितनी भी वैल्यू निकल के आएंगी, आप x को जितनी भी वैल्यू देंगे वो सब क्या आएंगे? इंटीजर्स ही आएंगे। कैसे? देखो ऐसे फिगर बनाए, जैसे 1.5 का 1 आया था, है ना, आपने 2.2 दोगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी जो इंटीजर्स के अलावा जितने भी और वैल्यू हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, ये किसी की इमेज होंगी ही नहीं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 1.5, 1.6, 2.5, 2.1 इनकी प्री इमेज ही नहीं होगी डोमेन में। और जब प्री इमेज नहीं होगी तो फिर फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगी। तो सिंस रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी z। और कोडोमेन कितना है? R है।
is not equal to codomain R. Hence f is not onto function. समझ में आया कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, इंटीजर आ रहे हैं, जबकि रियल नंबर में तो और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, वो तो कभी आएंगे ही नहीं, वो कभी इमेज होंगे ही नहीं किसी की। इसका मतलब रेंज ऑफ एफ इज, जो जेड है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आर, कोडोमेन आर। हेंस एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आज कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं, और उम्मीद नहीं करता हूं, विश्वास है मुझे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, समझिए, क्वेश्चंस का पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन करने की टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप क्वेश्चन के पैटर्न को या क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक समझ जाएंगे तो फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो मन लगा करके मेहनत कीजिए, मन लगा करके पढ़िए, सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों को चूमेगी, है ना। तो तब तक जो बाकी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.2 के, बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। ओके, गुड बाय।